अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यू नंबर 1 to 20 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर 20 एमसीक्यूज एंड वी विल इंशाल्लाह मेक अ सम ऑफ 40 एमसीक्यूज बाय नाउ। नाउ एमसीक्यू नंबर 21, विच इज नॉट अ मिक्सचर इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सी वाटर। सी वाटर एक मिक्सचर है, ठीक है, ये बात सब लोग जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते तो इसकी इतनी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर सी वाटर को आप खुद भी घर पे किसी भी क्लॉथ से भी फिल्टर करेंगे तो उसके बहुत सारे सेडिमेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक मिक्सचर हो गया। उसके बाद बात होती है स्टील की। अच्छा, स्टील को अभी रहने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं एयर की। एयर भी एक मिक्सचर है, एक बहुत कॉमन सी बात है। उसके बाद आता है कॉपर। ना कॉपर के बारे में हम जानते हैं इट इज़ अ प्योर एलिमेंट, तो हमारा आंसर होगा कॉपर। अब ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। हमारे पास स्टील क्यों नहीं है, मींस स्टील को अ, हमें तो पता है कि आयरन और कार्बन से मिलके स्टील बनता है, बट यहाँ पे हमने इसको जो है क्यों नहीं कहा कि ये मिक्सचर नहीं है, इसको तो मिक्सचर होना चाहिए। तो एक्चुअल द रीजन इज स्टील इज एन एलॉय एंड एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मेटल्स, ठीक है। अब जब भी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के बीच आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तभी वो हमारे पास कहलाता है एक कंपाउंड, ठीक है। बट हमारे पास स्टील में ना आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें जो बॉन्डिंग्स होती हैं, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स को, आयरन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स को जो होल्ड करके रखती है, वो होती है हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग, और ये एक काइंड ऑफ वीक बॉन्डिंग होती है। तो तभी इन वीक बॉन्ड्स की वजह से हम लोग स्टील को एक मिक्सचर जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। Now question number 22 is an atom is composed of option number A electrons, protons, neutrons. So it's an easy one. हमारा आंसर होगा all of the above. Now moving towards the question number 23. According to the modern concept, all ordinary matter is composed of. तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चंस में से है और इसका आंसर होगा atoms. Question number 24 says which one of the following is a pure compound? तो पहला ऑप्शन है ड्राई एयर। ड्राई एयर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ईटीसी। द अदर ऑप्शन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको हम जानते हैं, तो ये हमारा एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हमारे आंसर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टील और पेट्रोल। तो स्टील और पेट्रोल हमारे पास कंपाउंड नहीं है, तो आंसर तो हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब स्टील और पेट्रोल पे आते हैं। सबसे पहली बात, हम स्टील को डिस्कस कर चुके हैं कि स्टील इज अ मिक्सचर, उसके रीजंस क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बात आती है पेट्रोल की। तो पेट्रोल हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये हमारी जब भी क्रूड ऑयल हमारे पास आता है रिजर्वायर में से, उसकी जब डिस्टिलेशन की जाए कराई जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मींस हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर रेंज पे हमारे पास पेट्रोल आ गया, या जो हम पेट्रोल नॉर्मली यूज करते भी हैं, तो ये एक मिक्सचर होता है। अगर आप इसकी और से और एफिशिएंट, इसकी बहुत ही पॉइंट के डिफरेंस से इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इलेक्ट्रॉन हैज अ डैश चार्ज। तो ये तो एक 5 क्लास का बच्चा भी आंसर दे सकता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वाकई। मींस डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा भी होता है, डिफिकल्टी लेवल कम भी होता है, और नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, मतलब ये मत समझिएगा पेपर में कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे नहीं यार इतना ईजी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई ट्रिक होगी, और फिर आप उस लॉजिक्स में जाके जो है ना गलत करके आ जाएं कि नहीं यार इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आ सकता इस लेवल पे। तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको इस तरह के आंसर भी आ सकते हैं।
Now, in nucleus, these are present. Simple answer, protons and neutrons. Now, question number 27. The boiling and melting points are dash property of a substance. तो इसको भी हम शुरू के 1 to 20 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है, क्यों होती हैं. तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग आर द physical properties because they have no link with the chemical composition and their disturbance. They are only concerned with the phase change. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा. फिजिकल और केमिकल से रिलेटेड ही होंगे, हमारे ऑप्शंस चेंज होते जाएंगे, ऑप्शंस डिफिकल्ट होते जाएंगे. ठीक है, तो हम इस चीज़ की ही बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अगर फिजिकल एंड केमिकल से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आता है हम उनको सॉल्व कर सकें. नाउ, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी आर डैश प्रॉपर्टीज. तो अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है. ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सवाल, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए. तो चलो डेंसिटी को तो हम मान लें, सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी को मान लें तो इसका क्या होगा. तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, मतलब क्यों है फिजिकल या क्यों है केमिकल. और बाकी के दो ऑप्शंस तो कंफ्यूज करने के लिए आपको पता है. ठीक है, उसको तो रहने ही देते हैं. तो पहला हो गया हमारा, ये तो फिजिकल है, इतना तो हमने मान लिया. अब क्यों है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब ही नहीं करनी किसी चीज़ की, हमें आंसर देना है. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. अब मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, समझ लें 10 ml वाटर है, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाली, इसको डिजोल्व की, हो गई. 2 टेबल स्पून शुगर डाली, डिजोल्व की, हो गई. तीसरा स्पून जब मैंने डाला, डिजोल्व नहीं हुई. ठीक है, मैंने कह दिया भाई इसकी सॉल्युबिलिटी है 2 टेबल स्पून पर 10 ml. क्या मैंने वाटर की कॉम्पोजिशन चेंज की? नहीं, लेकिन मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी भी बता दी, है ना. तो इसका मतलब है कि कोई लिंक है ही नहीं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन से. दूसरी चीज़ है मेरे पास डेंसिटी. तो डेंसिटी का तो कोई लिंक ही नहीं है किसी चीज़ से. मीन्स मेरे पास एक अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी मेटल है या कुछ है, मैं उसको हीट अप करूंगी, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल पे कोई फर्क नहीं आता इनसे. All matter is composed of extremely tiny entities called atoms. What is air? Air is a mixture, compound, element. तो ये भी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि air is a mixture. Question number 31 is, which of the following sets contain only compound? पहला ऑप्शन है air, water and sodium, where air is a mixture, water is a compound and sodium is an element. उसके बाद आते हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता. नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अमोनिया, वेयर हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड अमोनिया इज अ कंपाउंड. ऑप्शन सी है सॉल्ट, शुगर, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, और डी है नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को कि आर दे टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन गैस एज इट्स रिटन बिसाइड द क्लोरीन गैस. तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि सबसे पहले तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज है बिकॉज नो सेट्स कंटेन ओनली कंपाउंड. अच्छा, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं. यहाँ लिखा है सिंगुलर हाइड्रोजन. तो जब भी सिंगुलर हाइड्रोजन लिखी जाएगी इसका मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट, और जब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स का जिक्र होगा तो वो कहलाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस और H2. ठीक है, तो इन दोनों में से या तो हाइड्रोजन गैस लिखा हो या H2 लिखा हो, तो अब हमारे पास ये कंपाउंड होगा. ठीक है, डाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड. क्योंकि कंपाउंड की जो भी होती है एक डेफिनेशन होती है कि उसमें मोर देन वन एटम्स हों और उनके बीच आयोनिक या इक्विवेलेंट बॉन्ड हो. ठीक है, तो हाइड्रोजन में तो ओनली बॉन्ड होगा नहीं. तो ये क्वेश्चन एक जरा ट्रिकी सा है बिकॉज इसमें ऑप्शन नंबर 3 में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. तो चलिए इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, we observe here that I have replaced hydrogen gas with hydrogen in the option C. Now in this case our answer will be C.
चलते हैं MCQ नंबर 32 की तरफ। The atoms in a substance are chemically identical. The material is called. तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हमारे पास एलिमेंट की। Symbolic representation of an element is called, what is it's called? It's called a symbol. Okay. When ice melts, then it's physical, chemical, no change, both A and B. So it's basically a physical change because we are only concerned with the phase change only. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अ चेंज विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। क्योंकि बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और उनका नया बनना ये किस चीज़ की अलामत होती हैं? जब हमारी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है और हमारी केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज हो रही होती हैं। तो सिमिलरली ये किस चीज़ को डिनोट करती है? केमिकल कॉम्पोजिशंस और केमिकल चेंज को। Now question number 36 है a change in which chemical composition of a substance does not change। तो ये एक आम सी बात को घुमा के कहा हुआ है और कुछ भी नहीं है, फिजिकल चेंज का पूछ रहे हैं आराम से बस। That's it, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अच्छा ये क्वेश्चन तो इजी है और लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता भी है, बट यहाँ जो चीज है जो डिफिकल्ट है वो है हमारे ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है। अब देखिए कंडेंसेशन और मेल्टिंग तो सबको पता होता है, लेकिन सब्लिमेशन में बहुत बच्चे स्टिल कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर बच्चे को नहीं पता होता सब्लिमेशन के बारे में। सो दे आर, अगर वो इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो वो वाकई कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन सब्लिमेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो चलें इस बहाने उनको एक नया लफ्ज सीखने को ही मिल जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ऑक्सीडेशन। Now let's talk about the 38th question, which is which of the following is a physical property? So as we have already discussed a bulk words about these things, so similarly our answer will be condensation because oxidation, reduction and combustion only deals with the chemical composition and their changes. 39th or the second last question is this particle is not present in the nucleus of an atom. So it is also one of the basic questions in this entire sum of 20 MCQs, that is electron. Now the last question and a bit tricky one. Boiling of an egg is, इसको अगर अपेरेंटली देखा जाए तो हमें लगेगा कि ये एक फिजिकल चेंज है बिकॉज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज अ फेस चेंज ओनली, लाइक फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इसको सेमी सॉलिड कह लें या जो भी, बट एक डेफिनेट शेप है तो चलें सॉलिड कह लें उसको। अब आंसर इसका फिजिकल चेंज नहीं है, आंसर तो इसका केमिकल चेंज है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, जब वहां फेज चेंज से आपका आंसर क्लियर ना हो रहा हो, मींस यू आर स्टिल कंफ्यूज, फेज चेंज का ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा, जैसे बॉइलिंग ऑफ एन एग में, या फिर भी आपको कुछ ना कुछ हो रहा होगा यार, कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पे, चीजें एक नहीं रही, ठीक है, वक्त वैसा नहीं रहा, जबकि फेज भी चेंज हुआ है, बट मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि ये फिजिकल चेंज तो नहीं हो सकता। तो एक दूसरी हिंट आप ये देख लें वहां पे कि कोई प्रोसेस अगर रिवर्स हो सकता है, क्या आप उबले हुए अंडे को दोबारा लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते आप, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। अब कोई बच्चा अगर कहे कि नहीं, अब देखें किसी भी चीज को अब उसी लेवल तक रखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसको कर देंगे, मैंने एक छोटी सी हिंट बता दी। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं हर केमिकल चेंज तो जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्सेबल भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो देखिए हर सवाल का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और वो उसमें आंसर किया जाता है। ठीक है, तो चीजों को जितना सिंपल रखा जाए, एम कैट और ई कैट में जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जितना आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल रखेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। आपको चीज़ों को उलझाना नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आपको उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, उनकी डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, आप जितनी डिटेल्स में जाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को जो है वो
हावी कर लेंगे इस चीज़ को अपने ऊपर। आप कहेंगे नहीं, जैसे वही वाली मैंने बात की कि आसान सवाल को देख कर अगर कोई कहे कि नहीं यार इतना आसान सवाल नहीं हो सकता, तो ये गलत होता है आपके लिए। तो आंसर को आप जितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जितनी इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, उतना बेहतर है आपके लिए। सो वी आर डन विथ 40 MCQs टिल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह बाकी के 20 हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, गुड लक।